डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर आकृति चंद्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सभी का स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, बीए के द्वितीय वर्ष के पंचम प्रश्न पत्र हिंदी भाषा, व्याकरण और संप्रेषण के अंतर्गत हम इकाई 13 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने संप्रेषण, अवधारणा, प्रकार और माध्यम पे चर्चा कर ली है। आज हम संचार के घटक, संचार प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक और संचार प्रक्रिया के क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। संचार के घटक, संचार के मूल रूप से 3 घटक होते हैं और ऐसे 5 घटक होते हैं। मूल रूप से 3 क्यों? क्योंकि संचार अगर हो रहा है, संचार की प्रक्रिया अगर हो रही है, तो एक बोलने वाला होगा, एक संदेश होगा, वो क्या बोल रहा है वो एक संदेश होगा, और किसे बोल रहा है वो होगा। तो इसके अंतर्गत 3 घटक होते हैं और वैसे देखें तो 5 घटक होते हैं। कौन कौन से होते? संचारक जो बोल रहा है संदेश, संदेश, माध्यम, किस माध्यम से हम जो है अपनी संदेश को, अपनी सूचना को जो है वो दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, यह आएगा। और चौथा होता है प्राप्तक, कि जो सुन रहा है, जो सूचना ग्रहण कर रहा है, और प्राप्तक के पास में सूचना ग्रहण हुई है नहीं हुई है, इसके बाद फीडबैक। तो ये 5 होते हैं घटक, और 2 घटक ऐसे जोड़े जाते हैं। मान लीजिए कि संकेत में अगर किसी को कोई सूचना दी गई है तो वो संकेत, जैसे चिन्ह, कोड, वो होते हैं, और डिकोड जो करते हैं उस चिन्ह को, वो भी संचार के घटक, संप्रेषण के घटक के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे कि सूचना का स्रोत, संदेश, सूचना प्रेषक, यानी कि मान लीजिए टेलीफोन से दे रहे हैं, टीवी से दे रहे हैं, अखबार से दे रहे हैं, वो सिग्नल कैसे वो जा रहा है, जो प्राप्तक है उसको किस तरीके से ले रहा है, और वो गंतव्य स्थान तक पहुंचा है कि नहीं, प्राप्तक को वो चीज़ समझ में आई है कि नहीं। और संचार के घटक में, संचार में या संप्रेषण में जो बाधा होती है वो क्या होती है? शोर। शोर क्यों? क्योंकि अगर शोर होगा, शोर का मतलब सिर्फ आवाज़ वाला शोर नहीं। अगर आप समाचार उससे दे रहे हैं, समाचार में भी 10 तरीके के समाचार आ रहे हैं, 10 तरीके की सूचनाएं आ रही हैं, तो वो संप्रेषण में एक बाधक के रूप में कार्य करता है। अब देखते हैं कि जब कोई प्रक्रिया होती है उस पे विभिन्न विद्वान अपने जो हैं वो राय देते हैं। जैसे संदेश, माध्यम और संप्रेषक, जो संप्रेषक है, जो बोल रहा है, कौन सा संदेश बोल रहा है, कौन से माध्यम से बोल रहा है, किसे, तो इन तीनों में ही जो है वो विद्वानों में मतभेद है कि संदेश ज़्यादा महत्वपूर्ण है, माध्यम ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या फिर संप्रेषक जो सूचना दे रहा है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कुछ विद्वानों ने संदेश को महत्वपूर्ण माना है, जैसे संदेश ही संचार प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है। कुछ जो है वो संदेश को ही केंद्र बिंदु मानते हैं। संदेश नहीं होगा तो श्रोता बोलेगा, वक्ता बोलेगा क्या और श्रोता सुनेगा क्या? तो संदेश को कुछ लोगों ने, कुछ विद्वानों ने महत्वपूर्ण माना है। अब कुछ विद्वान हैं, जैसे मार्शल मैकलुहान जो हैं, वो माध्यम को महत्वपूर्ण मानते हैं कि किस माध्यम से वो सूचना दी गई है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर कोई सूचना है, माध्यम ही ठीक नहीं है, तो वो सूचना जो है वो प्राप्तक तक, वो श्रोता तक, या जो सूचना को सुनना चाह रहे हैं उन तक वो बात जाएगी ही नहीं। तो ना तो संप्रेषक का मतलब रह जाता है, ना संदेश का मतलब रह जाता है। तो मैकलुहान जो हैं, उन्होंने कहा कि माध्यम जो है वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उसके बाद कुछ विद्वानों का ये मानना था कि वक्ता की मोहक, रोचक, परिपक्व और चमत्कारपूर्ण बातें करने से, जैसे मान लीजिए कि मुझे आपको कोई सूचना देनी है, या मुझे आपको कुछ पढ़ाना है, अगर मैं वो ढंग से पढ़ा ही नहीं पाई, उसको ना तो मैंने रोचक बनाया, ना ही ऐसा बनाया कि आपको वो चीज़ समझ में आ सके, तो वो एक सही संदेश या सही संप्रेषण नहीं माना जाएगा। तो इसके लिए कुछ विद्वानों ने माना है कि संप्रेषक जो होते हैं वो किस तरीके से अपनी बात को, अपनी सूचनाओं को, अपने संदेश को सामने वाले तक पहुंचाते हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
वैसे किसी भी प्रक्रिया में एक चीज़ जो भी एक कनेक्टिंग पॉइंट से जो भी एक श्रृंखला में हो, उसे उसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सब कुछ मिला करके एक प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं, तो संदेश भी उतना ही महत्वपूर्ण है, माध्यम भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और संप्रेषक भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अब संचार यह संप्रेषण जो है, उनको जब हम संप्रेषित करते हैं तो उसको जो कारक प्रभावित करते हैं, प्रभावित का मतलब वो सकारात्मक प्रभाव भी डालते हैं और नकारात्मक प्रभाव भी डालते हैं। तो संचार को प्रभावित करने में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका जिसकी होती है वो होती है भाषा की। भाषा अगर आपकी सही है, आपने सही शब्द का चुनाव किया है, सही लहजे का चुनाव किया है और सही तकनीक का चुनाव किया है, तो वो आपकी सूचना जो है वो अच्छे तरीके से श्रोता तक, प्रापक तक पहुंचेगी और आप अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने में भी सफल होंगे। जैसे मान लीजिए आपको किसी जू के बारे में बताना है और आप वहाँ पे मंदिर की बात कर रहे हैं, तो वो संप्रेषण ढंग से नहीं हो पाएगा। या मान लीजिए आपको यूक्रेन रसिया के वॉर के बारे में बताना है और आप भारत की राष्ट्रीय एकता पे बात कर रहे हैं, तो वो सूचना सही ढंग से संप्रेषित नहीं हुई। तो इसके लिए संप्रेषण को प्रभावित करने वाले जो कारक होंगे, उसमें सबसे पहले होगा भाषा। भाषा आपने सही प्रयोग किया, लहजे का सही प्रयोग किया, तो वो संचार जो है वह सफल भी होगा और अच्छा भी लगेगा। दूसरा है माध्यम। माध्यम का इसलिए ज़्यादा प्रभाव रहता है कि माध्यम, जैसा कि पहले भी बताया गया, कि आप किस माध्यम का चुनाव किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, यह बहुत ही मूल्य रखता है अपने संप्रेषण को सही जगह तक पहुंचाने में। जैसे मान लीजिए कि किसी को कुछ पढ़ना है तो वो किताब का प्रयोग करेगा। आप आजकल तो मोबाइल का युग है, तो आप अगर बहुत बार क्या होता है कि हमें PDF में भी बुक अवेलेबल होती है हमारे पास में, PDF भी बुक लेकिन हम उस पर बहुत देर तक नहीं पढ़ सकते हैं, तो उसके लिए हमें किताब की ही ज़रूरत पड़ती है। आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर किताब रहे तो आपको ज़्यादा आसानी होती है पढ़ने में। वैसे ही मान लीजिए कि कोई सूचना है, आपको फिल्म आप देख रहे हैं, बीच में ही सूचना आ जाए कि आज पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक हो गया और रशिया ने यूक्रेन के सामने शर्त रखी, तो वो आपके एक जो गतिमय रूप में जो आप फिल्म देख रहे हैं, तो उसमें बाधा पहुंचाएगी। तो इसके लिए माध्यम बहुत ज़रूरी है। आप किस माध्यम से क्या चीज़ समझ रहे हैं, क्या रख रहे हैं बात, वो माध्यम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सूचना संबंधी जो बात है वो भी हमारे संप्रेषण को बहुत अधिक प्रभावित करती है। जैसे सूचना का चुनाव कैसे करना है। आप हर सूचना टीवी पे नहीं आती है, आनी भी नहीं चाहिए, लेकिन सूचना है, आप सूचना किसी चीज़ को भी बना सकते हो। मान लो कि ये पेन है मेरे हाथ में, ये पेन ही अगर टूट गई तो इसकी सूचना तो नहीं बनेगी, लेकिन हम बोल सकते हैं अपने दोस्त को, सामान्यतया बोलने में हम बोल सकते हैं मेरा पेन टूट गया। लेकिन अगर इसी में आपको मान लीजिए कि किसी गुजरात में कोई फेस्ट लगा हुआ है, उसके बारे में अगर बताना हो, तो आप इस पेन का प्रयोग नहीं करेंगे, आप सूचना का चुनाव करेंगे कि लोगों तक कौन सी सूचना पहुंचनी चाहिए। अब सूचना की मात्रा भी होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि दिन भर एक ही सूचना आप दे रहे हैं और उसको एकदम से इतना बढ़ा चढ़ा करके बोल रहे हैं, जो कि आजकल कि आप जब न्यूज़ चैनल्स देखेंगे तो उसमें बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में देखेंगे कि बहुत बातों का रिपीटेशन होता है। रिपीटेशन के कारण क्या होता है कि लोग बोलते हैं ये तो सुबह से यही चल रहा है, तो फ़ोन टीवी अपना बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे संप्रेषण में, सूचना लेने में प्रापक को आनंद नहीं प्राप्त हुआ, सूचना को लेने में सही ढंग से उसको समझ में नहीं आ रहा है, एक ही चीज़ हो रही है। दुनिया में बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत कुछ है सूचना हमें देने के लिए, लेकिन एक ही सूचना पे बार बार एक ही चीज़ होती है, तो वहाँ पे प्रापक को दिक्कत होती है और वह संप्रेषण में बाधा पहुँचती है। वहाँ पे फिर लोग टीवी
बंद कर देते हैं, स्पष्टता नहीं होगी। मान लीजिए कि कोई भी एक आप न्यूज़ चैनल देखिए, आप दूरदर्शन का न्यूज़ चैनल देखें, उसमें सामान्य रूप से आपको जो है समाचार दे दिया जाएगा। लेकिन बहुत सारे न्यूज़ चैनल जो हैं अभी के समय में भी, जिसमें अगर वाद विवाद होता है तो बस चिल्लाना चीखना होता है, जिससे कि संप्रेषण नहीं हो पाता है। जो प्राप्तक है वो सही चीज़ नहीं समझ पाता है, वो अग्रेसिव, वो गुस्से में आ जाता है, क्रोध में आ जाता है और जानकारी भी नहीं मिलती है। तो लेकिन आप अगर किसी अच्छे चैनल जैसे दूरदर्शन है उसका देखिए, या कोई बड़े रिनाउंड चैनल हैं उनका देखिए, तो उनमें क्या होता है कि दो वक्ता होंगे, वो अपनी बात रखेंगे, उसके बाद दूसरे वक्ता जो हैं वो उनकी बात से सहमति या असहमति अपनी व्यक्त करेंगे। वहाँ चिल्लाना चीखना नहीं होता। जहाँ चिल्लाना चीखना होगा तो वो संप्रेषण ढंग से नहीं हुआ, ना जानकारी मिली, ना ही हम समाचार को सही से समझ पाएँ। तो स्पष्टता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप स्पष्ट रूप से वाद विवाद को या किसी जानकारी को तभी समझ सकते हैं जब वो शांति से अच्छे से बताई जाए, ना कि शोर में बताई जाए। और भाषा तो है ही, आपकी भाषा किस तरीके की है। अगर आप न्यूज़ चैनल पे हैं तो न्यूज़ चैनल की भाषा रखेंगे, अगर आप मंदिर में हैं तो मंदिर की भाषा रखेंगे, अगर आप स्कूल कॉलेज में हैं तो वहाँ की भाषा रखेंगे, अगर आप अपने घर में हैं तो वहाँ की भाषा रखेंगे। अब देखते हैं कि संचार को प्रभावित करने में और कौन से माध्यम जो हैं वो ज़रूरी होते हैं। समय और दूरी। मान लीजिए आप यहाँ पे बैठे हैं और एक इंसान जो है वो बहुत दूर बैठा है और वो वहाँ से कुछ बोल रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या बोल रहा है, तो ये दूरी जो है ये भी संप्रेषण में बाधक बनती है। और भावात्मक कारण जो हैं, भावात्मक कारण वो होते हैं, जैसे आपने इलेक्शन के दौरान सुना होगा कि चुनाव आयोग ने हमेशा बोलते रहते हैं कि आप इस तरीके के भाषण नहीं दे सकते जो भावनाओं को आहत करते हों या भावनाओं को ज़्यादा अधिक प्रबल कर देते हों। तो भावनात्मक रूप से हमें तारतम्य बिठाते हुए भी संप्रेषण करना चाहिए, ना कि ऐसे कि किसी भी चीज़ से किसी की भावना को आहत हो और कोई भी जो है वो क्रोधित हो जाए। अब आगे देखते हैं संचार प्रक्रिया के क्षेत्र कौन कौन से हैं। अमूमन हमारे बीच में जो संचार संप्रेषण होता है वो मौखिक रूप में होता है। जैसे 70% जो हमारे बीच हम संप्रेषण करते हैं वह 70% माध्यम जो हैं वो मौखिक ही होते हैं। उसके बाद आते हैं अमौखिक। अमौखिक में अंग संचालन यानी आंगिक, जैसे इशारे में हम कोई बात कर देते हैं या चेहरे के हाव भाव से हम जो संचार करते हैं, या मूक बधिर जो होते हैं जो बोल सुन नहीं सकते हैं, वो साइन लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए आंगिक संप्रेषण भी एक क्षेत्र है संप्रेषण का। व्यापक संचार, व्यापक संचार उसको कहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा लोगों के माध्यम से बहुत ज़्यादा लोगों तक और बहुत ज़्यादा माध्यमों के प्रयोग करते हुए जो संप्रेषण किया जाता है वो व्यापक संचार होता है। इसमें जैसे कि कोई भी अभियान होता है सरकार के द्वारा, सरकार कोई एक व्यक्ति नहीं है, सरकार पूरा संगठन होता है। तो सरकार के द्वारा अगर कोई भी अभियान चलाया जाता है, उसका जो है उसका जो विज्ञापन है वो समाचार पत्र में दिया जाता है, उसका विज्ञापन जो है वो टीवी पे दिया जाता है, रेडियो पे दिया जाता है। इतने माध्यमों से हम, ताकि बहुतायत लोगों तक वो बात संप्रेषित हो जाए कि हमें आज ये कार्य करना है या इस अभियान में जुड़ना है। प्रबंध के रूप में जो संचार होते हैं, जैसे उद्योग वगैरह, उद्योग हो गए, इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं, उसमें जो हम संचार माध्यम करते हैं विज्ञापन आदि के ज़रिए, तो वो भी एक संचार प्रक्रिया का माध्यम है। अब संप्रेषण का महत्व और उपयोगिता। संप्रेषण का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। संप्रेषण के बिना जीवन का आधार ही नहीं है। सांस्कृतिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, सामाजिक ताने बाने के लिए हो, हमारे लिए संप्रेषण जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। संप्रेषण हमारे ज्ञान को बढ़ाता है। संप्रेषण समाज की प्रगति में सहायक होता है। सूचना देने में और या फिर किसी भी
सूचना देने का काम ही सिर्फ संप्रेषण का नहीं है, उसके संप्रेषण के माध्यम से लोगों की नैतिक और बौद्धिक ईमानदारी का वातावरण समाज में तैयार करना भी संप्रेषण के महत्व के अंतर्गत आता है। परामर्शन देने में संप्रेषण का बहुत ही बड़ी भूमिका रहती है। छात्रों के व्यक्तिगत विकास में भी संप्रेषण बहुत ही कारगर होता है। विद्यार्थी मित्रों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। स्वाध्यायः परः।